तो आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी पंच परमेश्वर के बारे में। ये कहानी दोस्ती और फर्ज के बीच एक बहुत बड़े इम्तिहान की है। एक ऐसी सिचुएशन जहां एक दोस्त को ही अपने सबसे अजीज दोस्त के खिलाफ फैसला सुनाना पड़ता है। चलिए न्याय की इस उलझन को जरा और गहराई से समझते हैं। यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जान है। सोचिए, क्या दोस्ती का रिश्ता इतना बड़ा हो सकता है कि वो सच्चाई के रास्ते में आ जाए? यही वो कश्मकश है जिससे इस कहानी के किरदार गुजरते हैं। और सच कहूं तो शायद हम सब भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं, है ना? तो कहानी का पहला हिस्सा है एक अटूट बंधन। देखिए, इस पूरी कहानी की जो नींव है ना, वो दो दोस्तों पर टिकी है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। और ये कोई ऐसी वैसी दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसा गहरा भरोसा था जिसकी लोग मिसालें दिया करते थे। मतलब जुम्मन और अलगू की दोस्ती सिर्फ कहने के लिए नहीं थी, वो एक दूसरे पर इतना भरोसा करते थे, समझिए कि आंख बंद करके। अगर जुम्मन हज पर गया तो घर की पूरी जिम्मेदारी अलगू की, और अगर अलगू कहीं बाहर गया तो उसके घर परिवार को जुम्मन संभालता था। उनका रिश्ता भरोसे की एक बहुत ही मजबूत दीवार पर खड़ा था। लेकिन कहते हैं ना, रिश्तों का सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता है जब बात जमीन, जायदाद और परिवार पर आती है। और यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी, जिन्होंने अपनी सारी जायदाद इस वादे पर जुम्मन के नाम कर दी कि वो बुढ़ापे में उनका ख्याल रखेगा। लेकिन हुआ क्या? वक्त गुजरा और वो वादा भी भुला दिया गया। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, न्याय का आसन। जब खाला को घर के अंदर इंसाफ नहीं मिला तो वो मामला लेकर पहुंची गांव की पंचायत में। अब देखिए, उस जमाने में गांव की पंचायत ही सबसे बड़ी अदालत होती थी। वहां जो फैसला हो गया उसे सब भगवान का फरमान मानकर सिर झुका लेते थे। और इसी पंचायत में जाने से पहले खाला अलगू से एक बहुत गहरी बात कहती हैं। पंच न किसी का दोस्त होता है, न दुश्मन। पंच के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है। ये शब्द सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस पद की, उस जिम्मेदारी की अहमियत बताते हैं। इसका मतलब था कि जब कोई पंच की कुर्सी पर बैठ जाता है तो वो अपना नहीं रह जाता, वो ईश्वर की आवाज बन जाता है। और अब देखिए किस्मत का खेल। पंचायत ने सरपंच किसे चुना? अलगू चौधरी को। वही अलगू चौधरी जो जुम्मन का जिगरी दोस्त था। जुम्मन तो मन ही मन एकदम खुश हो गया। भाई, उसे तो पूरा यकीन था कि उसका दोस्त उसके खिलाफ भला कैसे कोई फैसला दे सकता है। लेकिन जैसे ही अलगू उस सरपंच की कुर्सी पर बैठा, वो एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया। एक तरफ सालों पुरानी दोस्ती थी और दूसरी तरफ सच्चाई। अब वो क्या करे? दोस्ती निभाए या सच्चाई का साथ दे? ये वो एक फैसला था जो उनकी दोस्ती का मुस्तकबिल तय करने वाला था। कहानी का तीसरा हिस्सा और सबसे मुश्किल हिस्सा, एक दोस्ती जो टूट गई। अब वक्त आ गया था अलगू के फैसले का। एक ऐसा फैसला जिसके एक तरफ दोस्ती थी और दूसरी तरफ एक गहरी खाई। और अलगू ने चुना फर्ज को, दोस्ती से भी ऊपर। उसने साफ साफ फैसला सुनाया। हमारी राय में जुम्मन को अपनी खाला को मासिक भत्ता देना होगा। अगर ये स्वीकार्य नहीं है तो जायदाद का बहनामा रद्द माना जाएगा। मतलब दोस्ती का इतना बड़ा दबाव होने के बावजूद अलगू ने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। और बस उस एक फैसले ने सालों पुरानी वो मिसाली दोस्ती एक झटके में तोड़ दी। जुम्मन के लिए ये कोई फैसला नहीं था, ये एक धोखा था। अब उसके दिल में दोस्ती की कोई जगह नहीं बची थी। वहां सिर्फ और सिर्फ बदले की आग जल रही थी। और अब आता है कहानी का चौथा हिस्सा, पासा पलट गया। कहते हैं ना, वक्त सबका आता है। जुम्मन को भी बदला लेने का मौका बहुत जल्द मिल गया। कहानी में हालात अब कुछ ऐसे पलटे कि दोनों दोस्तों की जगहें पूरी तरह से बदल गई। हुआ यूं कि कुछ वक्त बाद अलगू ने अपना एक बैल समझू साहू नाम के एक आदमी को बेच दिया। लेकिन साहू ने उस बेचारे बैल से इतना काम लिया, इतनी लापरवाही की कि वो मर गया। अब जब अलगू ने अपने पैसे मांगे तो साहू ने साफ मना कर दिया। तो मामला कहाँ जाएगा? जाहिर है एक बार फिर पंचायत में। और सोचिए, इस बार पंचायत का सरपंच कौन बना? जी हाँ, जुम्मन शेख। मतलब देखिए तो सही, वक्त ने पासा कैसे पलटा। जो अलगू कल तक सरपंच की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुना रहा था, आज वो एक फरियादी बनकर खड़ा है। और जिसके खिलाफ फैसला हुआ था, आज वही
सरपंच है। लेकिन उस कुर्सी में शायद कुछ बात ही ऐसी थी। जैसे ही जुम्मन सरपंच की उस गद्दी पर बैठा, उसे उस पद की, उस जिम्मेदारी की गंभीरता का एहसास हुआ। उसे लगा कि वो अब सिर्फ जुम्मन नहीं है जो बदला लेना चाहता है, वो न्याय के सबसे ऊंचे आसन पर बैठा है और उसे सच से जौ भर भी नहीं हटना चाहिए। धीरे धीरे उसके दिल से बदले की आग बुझने लगी। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, ईश्वर की आवाज। कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां जुम्मन को फैसला लेना है। क्या वो पुराना बदला लेगा या फिर वो उसी न्याय का साथ देगा जिसके लिए कभी उसकी अपनी दोस्ती कुर्बान हो गई थी। और जुम्मन ने वही किया जो कभी अलगू ने किया था। उसने अपनी दुश्मनी को, अपने बदले की भावना को एक तरफ रख दिया और सच्चाई का साथ दिया। उसने फैसला सुनाया, हमारी राय ये है कि समझू को बैल का पूरा दाम देना चाहिए। उसने इंसाफ किया, ये जानते हुए भी कि ये फैसला उसके दुश्मन, उसके पुराने दोस्त अलगू के हक में जा रहा था। ये फैसला सुनते ही अलगू की आंखों में आंसू आ गए। वो खुशी से चिल्ला उठा, पंच परमेश्वर की जय। वो एक पल में समझ गया था कि ये जीत ना तो जुम्मन की है और ना ही अलगू की, ये जीत तो न्याय की हुई है। और बस उस एक फैसले ने, उस एक एहसास ने उनकी टूटी हुई दोस्ती को फिर से जोड़ दिया। जुम्मन ने अलगू से कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि जब कोई पंच के आसन पर बैठता है तो उसका ना कोई दोस्त होता है और ना कोई दुश्मन। एक जज केवल न्याय जानता है। दोनों दोस्त गले मिले और उनके आंसुओं में सारी कड़वाहट, सारा गिला शिकवा बह गया। आज दोनों को पंच परमेश्वर का सही मतलब समझ आया था। तो यही है पंच परमेश्वर। ये सिर्फ एक कहानी का टाइटल नहीं है, ये एक विश्वास है। एक ऐसा विश्वास कि जब कोई इंसान न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो वो अपनी निजी दोस्ती, दुश्मनी, अपने फायदे नुकसान सबसे ऊपर उठ जाता है और उसकी आवाज सिर्फ सच की आवाज होती है, जैसे कि उसके जरिए खुद ईश्वर बोल रहा हो। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में हम अपना पंच परमेश्वर कहाँ ढूंढे? क्या वो हमारी अदालतों में है, हमारे सिस्टम में है, या फिर हमारी अपनी अंतरात्मा की आवाज में? वो कौन है या क्या है जो किसी भी रिश्ते या दुश्मनी से ऊपर उठकर